किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में हमें जिंक का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जिंक का इस्तेमाल हम धान की फसल में दो तरह से कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि हम मिट्टी में उसका इस्तेमाल करें, ज़मीन में डालें, जैसे कि हम दूसरी खादों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो उस तरह से प्रयोग करें। या फिर दूसरा तरीका होता है कि हम इसका स्प्रे विधि से प्रयोग करें। तो कौन सा तरीका आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, यही बताने का प्रयास करेंगे ताकि किसान साथियों का फ़ायदा हो सके। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आपको देखना है। जिंक खाद के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी आप सभी किसान साथियों को मिलने वाली है। तो यहाँ पे किसान साथियों हम आपको दोनों तरीके बताएंगे, इसके साथ में ये भी बताएंगे कि आप कब इसका इस्तेमाल करें ताकि इसका ज़्यादा फ़ायदा मिले, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और किन खादों के साथ नहीं डालना है, किसके साथ डालना है। एकदम सही और सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। किसान साथियों, अगर धान की फसल में जिंक की कमी रह जाती है तो पौधे का विकास नहीं हो पाता है, पौधे बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, कल्ले का फुटाव कम होता है। जिंक की ज़्यादा कमी से खैरा बीमारी भी आ जाती है और जिंक की कमी से निश्चित ही उत्पादन कम होता है, जड़ों का विकास नहीं होता है, आपके पौधे में बालियाँ वगैरह कम आती हैं, अच्छे से दाने का भराव नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर जिंक तत्व की कमी धान के खेत में रह जाएगी तो उत्पादन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे एक दो बातों का आपको ध्यान ये देना है किसान साथियों कि जहाँ पे ज़्यादा पानी भरता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पानी मतलब जल भराव वाली कंडीशन हो जाती है, ज़्यादा लंबे समय तक पानी भरा रहता है, वहाँ पे जिंक की ज़्यादा कमी देखी जाती है। अब यहाँ पे हम जानते हैं पहला तरीका कि हमें मिट्टी में जिंक अगर डालना है, क्योंकि ज़्यादातर किसान साथी मिट्टी में डालते हैं, तो ये तरीका पहले जानते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे आपके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, किस तरीके में आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप ज़मीन में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल आपको रोपाई के समय नहीं करना है। पहली सावधानी तो यही बरतनी है कि जिंक सल्फेट कभी भी धान की रोपाई के समय या धान की सीधी बिजाई करते हैं तो बिजाई के समय आपको नहीं देना चाहिए। मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूं और ज़्यादातर किसान साथी ये जानकारी इससे अवगत भी होंगे कि जिंक अगर आप फास्फोरस के साथ यूज करते हैं, मिलाते हैं जिंक सल्फेट, और फास्फोरस के रूप में चाहे डीएपी हो, चाहे कोई एनपीके हो, चाहे एसएसपी हो यानी सिंगल सुपर फास्फेट हो, इसके साथ अगर आप जिंक मिला के इस्तेमाल करते हैं तो जिंक और फास्फोरस मिलकर एक नया तत्व बना लेती हैं, जिंक फास्फेट। अब ये नया तत्व रिएक्शन होकर बन जाता है। ये तत्व आघुलनशील होता है। अगर हम साधारण भाषा में समझें तो आघुलनशील तत्व हम ऐसे तत्व को बोलते हैं जो हमारी मिट्टी में तो उपलब्ध होंगे लेकिन हमारे पौधे उसको भोजन के रूप में ले ही नहीं पाएंगे। यानी जिंक भी रहेगा, फास्फोरस भी रहेगा, आघुलनशील हो जाएगा, पौधे उसको ले नहीं पाएंगे। यानी आपका जिंक भी बेकार हो गया और आपका फास्फोरस भी बेकार हो गया। आप तो यही सोचेंगे कि हमने डीएपी डाला, यूरिया डाला, पोटाश डाला, जिंक खाद का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो सही से काम नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि आपने इस्तेमाल तो ज़रूर किया लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तो ये सावधानी बरतनी होती है। अब एक हमारे मन में सवाल आता है कि हम रोपाई के समय अगर हम जिंक नहीं डाल सकते हैं तो आखिर हमें डालना कब चाहिए, सही समय क्या है? ऐसा नहीं कि हाँ रोपाई के समय क्योंकि हम बेसल डोज के रूप में ही फास्फोरस वाली खाद डालते हैं, चाहे हम डीएपी डालें, चाहे कोई एनपीके डालें। एनपीके में बहुत तरह के एनपीके आते हैं, एनपीके 10-26-26, 14-35, 14-20-20, 0-13 और 12-32-16 तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चाहे कोई एनपीके हो, एसएसपी हो या डीएपी हो, इनका इस्तेमाल तो हम बेसल डोज के रूप में रोपाई के समय ही करते हैं या उससे पहले ही करते हैं। अब जब आप इसके समय पे डालेंगे जिंक तो ये नुकसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपने रोपाई के समय जिंक जो है डीएपी डाला हुआ है या कोई भी फास्फोरस वाली खाद डाली हुई है और 2-4 दिन के बाद आप जिंक डाल सकते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। कम से कम 20 दिन का अंतराल आपको देना पड़ेगा। अगर आप रोपाई के समय फास्फोरस वाली खाद डालते हैं तो दोबारा से अगर आप जिंक डालने वाले हैं उसी खेत में
तो 20 दिन के बाद ही डालेंगे तो ही अच्छे से काम करेगा। और हालांकि हम जो है बेसल डोज वाली खाद के रूप में तो हम DAP, SSP या NPK डालते हैं, वो कंपलसरी होता है। और जिंक अगर आप डालते हैं तो 20 दिन के बाद डालिए। जब 20 से 25 या 30 दिन तक जब आप यूरिया खाद डालते हैं 30 से 40 किलो के आसपास, तो उसी यूरिया में आपको जिंक सल्फेट मिला के डालना होता है। अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 5 किलो से लेकर 7 किलो तक डालें, या फिर अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट इस्तेमाल करते हैं तो 8 से 10 किलो आपको इस्तेमाल करना होता है। तो जिंक और यूरिया आपको डालना है 25 दिन के आसपास, आप समय मान सकते हैं औसतन। अब बात करते हैं अगर हम स्प्रे करना चाहें तो हम कब करें, कैसे करें। अब स्प्रे करने का तरीका जान लेते हैं। स्प्रे भी आप 33% वाला डाल सकते हैं, स्प्रे में 21% वाला भी डाल सकते हैं। एक चिलेटेड वाली जिंक आती है जो 12% में आती है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इसकी मात्रा जानते हैं, कब डालना ये भी जानते हैं। अब अगर आप मिट्टी में जिंक डालते हैं तो केवल एक बार में ही काम चलेगा, लेकिन अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको एक बात पता होगा कि स्प्रे द्वारा जो भी हम खादों का या जो भी हम चीज़ें डालते हैं, दवाएं हो, खादें हों, उसका असर जल्दी होता है लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहता है। इसीलिए जिंक आप डालेंगे तो असर तो जल्दी करेगा लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो कम से कम 2 या 3 बार आपको धान में जिंक का स्प्रे करना चाहिए। कब करना है समय जान लीजिए। वैसे तो कमी के लक्षण दिखाई देने पे आप कभी भी कर सकते हैं। आपके मन में एक सवाल होगा, सीधा सा सवाल लगभग सभी किसान साथियों के मन में होगा कि आपने बोला कि रोपाई के समय हम मिट्टी में जिंक नहीं डाल सकते हैं, 20 दिन के बाद डालें 25-30 दिन तक। तो ऐसी कंडीशन में बाई चांस रोपाई के एक सप्ताह के भीतर ही हमें जो है जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं या 10-12 दिन के आसपास कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो हम क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में आपको जिंक मिट्टी में तो नहीं डालना है, लेकिन जिंक का स्प्रे विधि से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको जिंक की कमी के लक्षण कभी भी दिखाई देते हैं तो सबसे कारगर उपाय है उसका स्प्रे करना, वो अच्छे से और जल्दी काम करेगा। अब चलिए जानते हैं स्प्रे डालने का सही समय क्या है। कमी के लक्षण पे तो कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ समय होता है जिस पे डालने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो पहली बात आपको 25 दिन के आसपास ही डालना है, दूसरी बात आपको 40-45 दिन के आसपास डालना है, और अंतिम बार बाली निकलने से पहले गबोट अवस्था में डालना है। मात्रा जान लेते हैं। मात्रा में अगर आप 33% वाले जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मात्रा रहेगी लगभग 700 ग्राम के आसपास या 750 ग्राम अधिकतम आप डाल सकते हैं। एक बार में इतनी मात्रा डालनी है, प्रति एकड़ के हिसाब से इतनी मात्रा इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो प्रति एकड़ के हिसाब से ही बताई है। तो 33% वाला जिंक लगभग 700 ग्राम के आसपास, या फिर अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट यूज करते हैं तो लगभग 1 किलो के आसपास इसका इस्तेमाल करना है। अब जिंक सल्फेट अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो सिंगल जिंक का स्प्रे आपको नहीं करना है, इसके साथ कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा, जिसमें आप यूरिया खाद को मिला के डाल सकते हैं। फास्फोरस वाली कोई खाद मिला के नहीं डालना है। तो यूरिया 2-3 किलो 4 किलो आप यूज कर सकते हैं। अगर पीलापन है तो 3-4 किलो, अन्यथा 2-3 किलो पर्याप्त रहेगा। तो यूरिया का घोल बना के आप इसके साथ मिलाइए। अगर आप यूरिया नहीं डालना चाहते हैं तो बुझे हुए चूने का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बुझे हुए चूने का पानी कैसे मिलेगा, आपको बाज़ार में जाना है जहाँ पे पेंट वाली दुकानें होती हैं, या फिर जहाँ पे भी आपको चूना मिल जाए तो वो चूना आप लेके आइए। शाम को आपको पानी में भिगो देना है, सुबह जो पानी उसका बचता है उसको आपको किसी भी छन्नी की मदद से या फिर कपड़े की मदद से छान लेना है। इसी पानी में आप जिंक को मिला के स्प्रे कर दीजिए। आप चाहें तो यूरिया, जिंक और ये जो बुझे हुए चूने का पानी है, इन तीनों को एक साथ मिला के भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एक जिंक आती है चिलेटेड वाली जो 12% में आती है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये थोड़ा बेहतर और ज़्यादा काम करेगा क्योंकि चिलेटेड वाली चीज़ें अच्छे से काम करती हैं। तो जो 12% वाली इरिटेट जिंक आती है, इसके लगभग 100 से 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। 3 बार आपको इनका इस्तेमाल करना है, और अगर आप 3 बार भी इस्तेमाल करेंगे तो हम एक उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 21% वाला जिंक इस्तेमाल करते हैं स्प्रे विधि से, तो उसकी 3 बार में आप 3 किलो मात्रा ही इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा, लगभग दुगनी मात्रा हमें इस्तेमाल करना होता है।
तो इसीलिए स्प्रे करना थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है और थोड़ा ज़्यादा कारगर होता है। तो जिंक का 3 बार स्प्रे करना है। पहली बार लगभग 25 दिन के आसपास, दूसरी बार लगभग आपको इसका इस्तेमाल करना है 40-45 दिन के आसपास, और आखिरी बार बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था में जब आप NPK 0/34 वगैरह डालते हैं तब इस्तेमाल करना है। लेकिन हाँ, NPK 0/34 के साथ नहीं डालना है, आपको अलग से डालना है। आप चाहें तो चिलेटेड वाले जिंक को NPK 0/34 के साथ डाल सकते हैं, बस अलग अलग बर्तन में घोलना पड़ेगा। बेहतर रहेगा अलग से इस्तेमाल करें तो वो हमेशा ज़्यादा कारगर रहेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। जिंक सल्फेट के साथ आप जो है फास्फोरस वाली कोई भी खाद यूज नहीं कर सकते हैं। चिलेटेड वाले जिंक के साथ आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग बर्तन में घोल के आपको टंकी में एक साथ स्प्रे करना है। और ज़्यादा लाभ पाना है तो अलग ही स्प्रे कर दे, मेरे हिसाब से वही सही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी।